नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सक्सेस में। आज हम अपनी सीरीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं और आज हम यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपके आने वाले आगामी सभी एग्जामों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चलो हम देखते हैं, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं यहाँ पे ग्रीन रिवॉल्यूशन कि किस फसल के साथ भारत में ग्रीन रिवॉल्यूशन की क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी या हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। तो ये जो शुरुआत हुई थी ये हुई थी आपकी वीट के साथ, वीट या गेहूँ के साथ हुई थी। ठीक है, अब हम इसमें कुछ डिटेल एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि क्या क्या है। सबसे पहले हम वीट के बारे में पढ़ते हैं कि वीट का जो साइंटिफिक नाम होता है या वैज्ञानिक नाम होता है उसको बोलते हैं हम ट्रिटिकम। ठीक है, तो वीट का जो साइंटिफिक नेम होता है वो ट्रिटिकम होता है। वीट आपकी कौन सी फसल है? तो वीट आपकी जो फसल होती है वो होती है आपकी कौन सी फसल? वीट आपकी होती है रबी की फसल। ठीक है, तो भारत में 3 फसलें होती हैं बेसिकली, एक होती है रबी, एक होती है रबी, एक खरीफ और एक होती है जायद। तो जायद में बेसिकली आपके पास क्या आती हैं? सब्जियां आती हैं। ये सब्जियां हो गई या जैसे क्या हो गया वाटरमेलन या आपने जो तरबूज खाया होगा या खरबूज, ये सब किस में आते हैं? जायद की फसल में आते हैं। अब वीट और राइस में हमेशा कन्फ्यूज होता है कि वीट रबी है खरीफ है, तो इसको कैसे दूर करें? तो अगर राइस की स्पेलिंग देखेंगे तो आर आ रहा है, तो राइस के साथ आर रबी नहीं आता है, ये हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, राइस क्या होती है? खरीफ होती है। और जो वीट होता है आपके पास, तो वीट आपके पास कौन सी फसल होती है? वीट आपकी होती है किसकी? राबी की फसल। ठीक है, तो वीट आपकी होती है राबी की फसल और राइस होता है आपके पास खरीफ की फसल। तो बस इतना ध्यान रखेंगे आप। तो वीट का हमने साइंटिफिक नेम पर दिया है ट्रिटिकम। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि भारत का कौन सा राज्य है जो सबसे ज़्यादा वीट प्रोड्यूसन करता है, तो वो कौन है? यूपी है। ठीक है, इसको बिल्कुल क्या रखेंगे आप? याद रखेंगे। तो अभी आपने यूक्रेन वॉर सुन रहे होंगे, आप न्यूज़ में हैं। तो यूक्रेन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यूक्रेन में अभी यूक्रेन को क्या बोला जाता है? यूरोप का ब्रेड बास्केट ऑफ यूरोप। ब्रेड, ठीक है, ब्रेड बास्केट ऑफ यूरोप किसको कहा जाता है? वो कहा जाता है आपको यूक्रेन को। इसको आप बिल्कुल क्या रख सकते हैं? याद रख सकते हैं, क्योंकि यूक्रेन में चावल और गेहूँ बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में होता है। ठीक है, इससे आगे हम बढ़ते हैं यहाँ पे। अब देखते हैं, अब हम यहाँ पे बात करते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन की। तो ग्रीन जो रिवॉल्यूशन हुआ भारत में, उसकी शुरुआत कब हुई थी? वो हुई थी 1967-68 में। किसने स्टार्ट करवाया था? इंदिरा गांधी जी ने स्टार्ट करवाया था। और कौन साइंटिस्ट थे जिनको इसका वो दिया जाता है, क्रेडिट दिया जाता है? वो दिया जाता है आपका MS स्वामीनाथन जी को। ठीक है, इनको, इनका नाम आपने सुना ही होगा। और अगर हम वर्ल्ड में पूछें तो वर्ल्ड में किसने स्टार्ट किया था? वर्ल्ड में सबसे पहले जिसने स्टार्ट किया था उनका नाम था नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है, तो ये कहाँ के साइंटिस्ट थे? अमेरिका के साइंटिस्ट थे, नॉर्मन बोरलॉग। अब जब नॉर्मन बोरलॉग ने ये काम किया, इन्होंने एक नए प्रकार के बीज बनाए जिनको बोलते हैं HYV वीड, जो बीज है। ठीक है, तो एच मतलब हो गया हाई यील्ड वेराइटी बीज, हाई यील्ड वेराइटी बीज, और उच्च उत्पादकता वाले बीज थे। ठीक है, तो इनको बनाने के लिए नॉर्मन बोरलॉग जी को क्या मिला? 1970 में क्या मिला था? उनको नोबेल प्राइज़ से भी क्या किया गया था? सम्मानित किया गया था। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि नॉर्मन बोरलॉग जी को नोबेल प्राइज़ कब मिला? 1970 में। इसके अलावा अगर हम देखते हैं अब कि जो जब ये रिवॉल्यूशन चल रही थी भारत में, तो भारत के पास में फंड नहीं था, पैसा नहीं था, तो किसने भारत को मदद की थी? तो इसको, इस ग्रीन रिवॉल्यूशन को चलाने के लिए जो मदद की थी वो एक इंस्टीट्यूट था जिसका नाम था फोर्ड एंड रॉकफेलर। ठीक है, इसका नाम आप बिल्कुल याद रखें, फोर्ड एंड रॉकफेलर फाउंडेशन। तो ये अमेरिका की एक संस्था थी जिसने भारत को क्या किया था? इस रिवॉल्यूशन को लाने के लिए क्या दिया था? फंडिंग दी थी। इतना हमारा हो गया है। तो वीट यूपी में होता है, तो इसलिए यूपी को क्या बोला जाता है? ब्रेड बास्केट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इसके आगे हम देखते हैं, चलो राइस। ठीक है, तो राइस, राइस का जो साइंटिफिक नेम होता है, सबसे पहले इसको आप याद रखेंगे, बार बार पूछा जाता है, ऑर्जिया। ठीक है, ऑर्जिया सटाइवा, इसका साइंटिफिक नेम होता है ऑर्जिया सटाइवा। ठीक है, राइस के बारे में हमने पढ़ ही लिया है कि राइस आपकी कौन सी फसल हो गई? खरीफ की फसल हो गई। और राइस के लिए जो तापमान चाहिए होता है वो चाहिए होता है आपके पास 21 डिग्री से 26 डिग्री टेम्परेचर, जब इसको हम बोते हैं। और इसके लिए कम से कम, इसके लिए 150 सेंटीमीटर से ज़्यादा क्या चाहिए होती है? इसकी वर्षा भी चाहिए होती है। ठीक है, 150 मिलीमीटर, सॉरी 150 मिलीमीटर वर्षा इसको लिए क्या होती है? चाहिए होती है। इसको ध्यान रख सकते हैं आप। दूसरा, शुगर केन। अगर हम यहाँ पे शुगर केन की बात करें तो शुगर केन में भारत में प्रथम कौन है? तो सबसे पहले सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ होता है? के पास यूपी में होता है। ठीक है, तो इसीलिए यूपी को दूसरा नाम भी दिया जाता है। यूपी को बोला जाता है कि चीनी का कटोरा। भारत का चीनी का कटोरा किसको बोला जाता है? यूपी को बोला जाता है। अगर हम विश्व के चीनी का कटोरे की बात करें तो हम किसको बोलते हैं? क्यूबा को। ठीक है, पर क्यूबा में वो शुगर केन से नहीं बनाई जाती चीनी। क्यूबा में जो चीनी बनाई जाती है वो बनाई जाती है चुकंदर से।
ठीक है, चुकंदर, या चुकंदर को इंग्लिश में हम बोलते हैं बीटल रूट। तो बीटल रूट से क्या बनाई जाती है आपके पास, क्यूबा में चीनी बनाई जाती है। तो वर्ल्ड का कटोरा हो गया आपके पास चीनी का कटोरा क्यूबा, और भारत का कौन हो गया आपके पास, यूपीए। ठीक है, अब हम इसमें आगे बात करते हैं कि मेज़ की बात करते हैं। ठीक है, तो मेज़ भारत में नहीं होता था, बट जब आपके पुर्तगाली आए 15वीं शताब्दी में, वास्को डी गामा आए 1498 में, तो उनके साथ अपने साथ ये क्या लाए थे, मेज़ का बीज भी लाए थे, और उसी टाइम से भारत में क्या हुई थी, मेज़ की शुरुआत हुई थी। अगर आपसे पूछा जाए कि जो मक्का है, मक्का में भारत में सबसे ज़्यादा कौन प्रोड्यूस करता है, तो वो कौन करता है, आंध्र प्रदेश। इसको आप बिल्कुल याद रख सकते हैं, सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश करता है, फिर कर्नाटक करता है। ठीक है, पर आप पहले आंध्र प्रदेश को ही याद रखेंगे। इसमें मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ राइस के बारे में बताना चाहता हूँ कि आपसे ये भी पूछा जा सकता है, एक फेमस रीजन है अरकानसास, अरकानसास। तो ये पूछा जाएगा आपको कि अरकानसास किस लिए फेमस है। तो अरकानसास कहाँ है, यूएसए में है, अमेरिका में है, और यह राइस उत्पादन के लिए वर्ल्ड फेमस एक जगह है अरकानसास। ठीक है, और इसके अलावा आप जानते होंगे कि मेकोंग रिवर है। ठीक है, मेकोंग रिवर कहाँ पे है, म्यांमार में है, म्यांमार। ठीक है, म्यांमार, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, ये देशों, इन 5 देशों से मिलकर क्या होती है, नदी बहती है, और इस घाटी में क्या होता है, खतरनाक ही क्या होता है, आपके पास राइस का उत्पादन होता है। इस कारण वियतनाम अभी प्रेजेंट में क्या है, सबसे ज़्यादा राइस को एक्सपोर्ट करने वाला कंट्री बन गया था। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा राइस कौन एक्सपोर्ट करता है अभी वर्ल्ड में, तो वो करता है आपके पास वियतनाम। तो इसको भी आप बिल्कुल क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। तो हमने एक क्वेश्चन से यहाँ पे बहुत से फैक्ट देखे हैं, और आपको इसी तरीके से क्या करना है, अपनी स्टडी को जारी रखना है। चलो अब हम क्या देखते हैं यहाँ पे कि नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। हाँ, इसमें मैं आपसे एक क्वेश्चन ये पूछना चाहता हूँ कि जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है, तो भारत में पहली ग्रीन रिवॉल्यूशन चली थी वीट के लिए, पर अब सेकेंड जो ग्रीन रिवॉल्यूशन थी भारत में, वो किस फसल के लिए चलाई गई थी। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कि इंदिरा पॉइंट भारत में कहाँ स्थित है। ठीक है, तो इंदिरा पॉइंट को जानने के लिए हमें सबसे पहले मैप देखना होगा। आपने 10 डिग्री चैनल सुना होगा कि 10 डिग्री आपका अंडमान और निकोबार को क्या करता है, अलग करता है। ठीक है, 10 डिग्री चैनल अंडमान निकोबार को अलग करता है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि मैप में क्या क्या है। तो सबसे पहले देखो, अंडमान में भी कुछ आइलैंड हैं, जैसे क्या है, सबसे पहले आता है नॉर्थ अंडमान, इसके बाद आता है आपके पास कौन सा, मिडिल अंडमान, और एक आप लास्ट में याद रखेंगे लिटिल अंडमान। ठीक है, लिटिल अंडमान। तो ये 3 हो गए आपके पास, तो नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, लिटिल अंडमान। इसके बाद जो आपके पास निकोबार में आता है, तो सबसे पहला आता है कार निकोबार, उसके बाद आता है आपके पास लिटिल निकोबार, और सबसे नीचे आता है आपके पास ग्रेट निकोबार। तो ग्रेट निकोबार में आपका कौन सा पॉइंट है, यहाँ पे इंदिरा पॉइंट है। तो आप इनको एक बार दोबारा देख सकते हैं, नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, लिटिल अंडमान, कार निकोबार, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार, और इसके बीच में आपकी 10 डिग्री की लाइन। तो 10 डिग्री की लाइन किस किस के बीच में है, लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में है। तो इसको आप बिल्कुल क्या रखें, याद रखें, पूछा जाता है पेपर में। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो नॉर्थ आइलैंड है, इसमें एक अंडमान निकोबार की सबसे हाईएस्ट पीक है, उसको क्या बोलते हैं, उस पीक को बोलते हैं हम सैडल पीक। ठीक है, सैडल पीक। तो इस, और अभी रिसेंट में ये पीक न्यूज में क्यों है, अभी इंडियन गवर्नमेंट ने इस सैडल पीक का नाम क्या किया है, माउंट मणिपुर कर दिया है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि माउंट मणिपुर कहाँ है। तो माउंट मणिपुर आपका कहाँ है, अंडमान निकोबार में है। ठीक है, और अंडमान निकोबार की हाईएस्ट चोटी है, इसका नाम सैडल पीक भी है। मणिपुर में भारतीय सोल्जरों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन किया था स्वतंत्रता के दौरान, तो इसलिए इस पीक को माउंट मणिपुर नाम दिया गया है। ठीक है, तो ये भी हमारा हो गया। तो अगर आपसे पूछे कि जो मेन लैंड इंडिया है, भारत का जो मेन लैंड है, उसमें सबसे साउथ का पॉइंट कौन सा है, तो वो जो पॉइंट है, तो वो हो गया आपके पास केप कोमोरिन। इसको आप बिल्कुल याद रखें। अगर आपके पास ऑप्शन में इंदिरा पॉइंट नहीं होता और केप कोमोरिन लिखा होता, तो आप केप कोमोरिन को क्या मारेंगे, टिक मारेंगे। ठीक है, अगर दोनों लिखे होंगे तब आप इंदिरा पॉइंट को क्या मारेंगे, टिक मारेंगे। इसके बाद चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे कि फोटोकेमिकल स्मोक। ठीक है, तो यहाँ पे फोटोकेमिकल स्मोक की बात हो रही है कि उसमें क्या नहीं पाया जाता है। तो फोटोकेमिकल स्मोक कैसे बनता है कि जब बहुत से पॉल्यूशन, जैसे आपका ओजोन चला गया, पैन चला गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड चले गई, और जब सन की रेज इनके साथ आती है, और इनके साथ जब क्या होता है, धूल के कण भी जाते हैं, तो क्या हो जाता है, धुंध छा जाती है। जैसे आपने दिल्ली में देखा होगा, ये सर्दियों के टाइम पे देखा होगा कि क्या होता है आपके पास कि दिल्ली में चारों ओर पूरा कोहरा छा जाता है, तो वो एक तरीके से स्मोक है। ठीक है, तो इस स्मोक में क्या क्या नहीं पाया जाता है। तो स्मोक के जो
यहाँ पे मेजर इसके जो पॉइंट होते हैं फोटो स्मोक के, ठीक है, वो कौन कौन से होते हैं आपके पास। एक तो होता है ओजोन, एक होता है आपके पास पैन का फुल फॉर्म होता है पर ऑक्सी, ठीक है, एसिटाइल नाइट्रेट, ये होता है। इसके अलावा होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये नाइट्रोजन के कंपाउंड। तो ये 3 मेजर कंपोनेंट होते हैं आपके किसके, फोटोकेमिकल स्मोक के। कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता है फोटोकेमिकल स्मोक का कंपोनेंट। और इसके अलावा होते हैं वीओसी को बोलते हैं वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड। वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे आपने देखा होगा कि आपकी जो बाइक है या कार है, उसकी टंकी अगर खुला रह गई तो वो जो पेट्रोल है वो क्या हो जाता है, उड़ जाता है। तो वो कहाँ चले जाता है, ऊपर चले जाता है। तो वो वॉलेटाइल कंपाउंड हैं, उनको ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं, जो उड़ जाते हैं आसमान में, ठीक है। तो इन 4 चीज़ों से मिलकर बना होता है आपका फोटोकेमिकल स्मोक। तो इसका आंसर हो गया आपका कार्बन डाइऑक्साइड नहीं पाया जाता है। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि आपको इन नदियों को, इनको घटते हुए क्रम में लगाना है इनकी लंबाई के हिसाब से। तो आपको इस क्वेश्चन को हम सारी नदियों को हल्का सा अपना दिमाग में रखेंगे कि कौन सी नदी सबसे लंबी है, कौन सी छोटी है। इनकी लेंथ याद करने की ज़रूरत नहीं है आपको, तो फिर भी जानने की कोशिश करते हैं। जैसे देखो, भारत की जो सबसे लंबी नदी है वो गंगा है। गंगा की लंबाई लगभग 2500 किलोमीटर है या 2525 किलोमीटर है, ठीक है। दूसरे नंबर पे जो भारत की जो सबसे लंबी नदी आती है तो वो आपके पास आती है कौन सी, गोदावरी, ठीक है। गोदावरी को क्या बोलते हैं हम, दक्षिण गंगा भी बोलते हैं या साउथ गंगा भी बोलते हैं, ठीक है। साउथ की जो गंगा है उसको हम क्या बोलते हैं, गोदावरी बोलते हैं, ठीक है। तो गोदावरी की जो लंबाई है आपके पास वो कम से 1460 या 65 करीब है, ठीक है। दूसरे नंबर पे आती है। इसके बाद जो तीसरे नंबर पे नदी आती है आपके पास, वो आती है आपके पास कृष्णा, ठीक। तो कृष्णा की लंबाई है आपके पास 1400 किलोमीटर, ठीक है। तो कृष्णा के बाद तब आपके पास आती है कौन सी, यमुना। तो यमुना की लंबाई है 1376, ठीक है। इसके बाद जो आपके पास जो दूसरी नदी आती है वो आती है आपके पास कौन सी, नर्मदा। नर्मदा की लंबाई है आपके पास कितनी, 1312 किलोमीटर। तो इस तरीके से देखो, सबसे पहले गंगा, फिर गोदावरी, गोदावरी के बाद कृष्णा, ठीक है। कृष्णा के बाद आपके पास कौन सी आ गई, यमुना। यमुना के बाद आती है आपके पास कौन सी, नर्मदा, ठीक है। नर्मदा के बाद तब आपके पास आती है कौन सी, ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र की लंबाई तो गंगा से भी ज़्यादा है वैसे, ऑल ओवर 2900 किलोमीटर करीब है। पर भारत में इसकी लंबाई लगभग 900 कुछ किलोमीटर है, ये 900 है, ठीक है। तो ये आप इस ऐसे सीक्वेंस को हल्का हल्का इसको अपने दिमाग में बिल्कुल बनाए रखें, तभी आप इस टाइप के क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जब ब्रह्मपुत्र होता है, ब्रह्मपुत्र के बाद आती है महानदी, ठीक है। अब महानदी के बाद तब आप क्या होती है, आपके जो लास्ट में नदी आती है होती है कावेरी। तो इतनी ये मेजर नदियाँ हैं, इनको हल्का सा एक सीक्वेंस याद रखिए, गंगा, गोदावरी, कृष्णा, यमुना, नर्मदा, ब्रह्मपुत्र, महानदी और कावेरी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप खुद सॉल्व कर लें, इसको आप खुद देख लें यहाँ पे। और कोसी की लंबाई बहुत ही ज़्यादा क्या कम है, इसको आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे कि अब यहाँ पे है कि कौन सा, ठीक है, कौन सा शहर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो हम ये बोलते हैं कर्क रेखा बोलते हैं, कर्क रेखा के सबसे ज़्यादा पास है, ठीक है। तो इसको आप अपने थोड़ा कॉमन सेंस से भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे चंडीगढ़ है, तो चंडीगढ़ क्या है, ऊपर है, ठीक है। ये नागपुर है, नागपुर कहाँ हो गया, महाराष्ट्र में हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमें थोड़ा कन्फ्यूज हो सकता है, कोलकाता और जोधपुर में हो सकता है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको ज़्यादातर जो राजधानियाँ ही हैं, जैसे कोलकाता है, ये कोलकाता क्या है, सबसे पास में, किसके, हमारे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये आपसे पूछा जा सकता है कि कितने स्टेटों से गुजरता है। तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो गुजरता है उसके लिए हमारे पास एक ट्रिक है, आप याद रख सकते हैं, गरम, छाछ पित्तम, ठीक है। गरम, छाछ, पित्तम। तो गरम में क्या हो गया, सबसे पहले गुजरात, रॉ मतलब राजस्थान, मौ मतलब हो गया आपके पास कौन सा, ठीक है, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छाछ मतलब छत्तीसगढ़, जौ मतलब झारखंड, पी मतलब पश्चिम बंगाल, तौ मतलब हो गया आपके पास त्रिपुरा, ठीक है, और मौ मतलब हो गया आपके पास यहाँ पे कौन सा, मिजोरम। तो ये इतने राज्य हैं हमारे जिनसे क्या होता है, 8 राज्य हैं जिनसे हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या होती है, पास होती है। तो इसको भी आप क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस। इस क्वेश्चन को हम पहले कर चुके हैं कि राइस का सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है, हमारा भी वेस्ट बंगाल है, ठीक है। उत्तर प्रदेश का हम बता ही चुके हैं, तो उत्तर प्रदेश के 2 तो हमने बता ही दिए थे, एक तो गेहूँ, ठीक है, एक हमने शुगर केन बोल दिया था, गन्ना, और एक आलू,
आलू भी सबसे ज़्यादा कहाँ होता है आपके पास? उत्तर प्रदेश में ही होता है। इसके अलावा एक चीज़ और होती है अमरूद। अमरूद भी आपका सबसे ज़्यादा कहाँ होता है आपके पास? उत्तर प्रदेश में होता है। पर अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा फल कहाँ होते हैं, फल किस राज्य में होते हैं, फ्रूट, तो उसका आंसर होगा आपके पास आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश में क्या होते हैं? भारत के सबसे ज़्यादा फल होते हैं। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा क्या होता है? मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा होता है सोयाबीन। ठीक है, तो सोयाबीन क्या होता है? प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है सोयाबीन में, तो सोयाबीन क्या होता है आपके मध्य प्रदेश में होता है। इसके अलावा अब हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 7वां क्वेश्चन है, जो भारत का पहला सेंसस या जनगणना की थी वो कब हुई थी? ठीक है, तो भारत की जो पहली जनगणना हुई थी 1872 में। अब ये पूछा जाता है आपको कि 1872 में कौन गवर्नर जनरल था, तो वो हुई थी आपकी मेयो के टाइम पे। ठीक है, मेयो एक गवर्नर था, उसके टाइम पे क्या हुई थी आपके पास, ये भारत का पहला सेंसस हुआ था, पर ये फेल हो गया था, ये ढंग से सक्सेसफुल नहीं हो पाया। तो जब प्रॉपर ढंग से सेंसस होना स्टार्ट हुआ वो हुआ आपके पास 1881 में। जब आपसे पूछा जाएगा अस्थाई किसने किया, तो वो 1881 में हुआ था पहला सेंसस। ठीक है, और अगर आपसे सिर्फ ऐसा पूछा जाएगा पहला कब हुआ, तो तब तो क्या होगा, मेयो के टाइम पे। और अगर आपसे पूछेगा कि परमानेंट कब से हुआ, तो वो हुआ 1881 में। किसके टाइम पे? उस समय जो गवर्नर जनरल था वो कौन था? रिपन। ठीक है, रिपन के टाइम पे क्या हुआ था आपके पास, ये सेंसस स्टार्ट हो गया था प्रॉपर तरीके से। ठीक है, तो अब 2022 में भी हमारा क्या होने वाला है, सेंसस 21 में हमारा सेंसस क्या है, दोबारा आ जाएगा। 2022 में उसकी रिपोर्ट आपको मिल जाएगी इस लास्ट तक। अब देखिए यहाँ पे हम अदर ऑप्शन देखते हैं, जैसे 1858 में क्या हुआ था। 1858 में एक इंपॉर्टेंट घटना घटी थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था। इस एक्ट ने क्या बोला कि जब आपको पता है 1857 की क्रांति हुई थी, तो क्वीन ने ये घोषणा की कि आज से ईस्ट इंडिया कंपनी का कोई राज नहीं होगा। और अब कौन बनेगा यहाँ पे राजा, तो क्वीन हमारी क्या हो जाती थी उस समय से, ऑफिशियल रानी क्वीन बन गई थी भारत की। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये पूछा जाता है कि ये पत्र किसने पढ़ा था उस टाइम पे, तो वो लेटर पढ़ा था किसने, उसने पढ़ा था कैनिंग ने। ठीक है, तो कैनिंग उस समय क्या था, हमारा गवर्नर जनरल था, तो उसने इस लेटर को क्या किया था, पढ़ा था। इसके अलावा अगर हम आगे देखते हैं तो जैसे 1901 में, 1901 क्यों इंपॉर्टेंट है, 1901 में घटना है कि आपने एक बुक सुनी होगी दादा भाई नौरोजी की। तो दादा भाई नौरोजी ने एक बुक लिखी थी। ठीक है, एक बुक लिखी है उन्होंने, क्या लिखी है, ड्रेन ऑफ वेल्थ। ठीक है, एक ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत दिया था उन्होंने, और एक बुक लिखी है, मैं उस बुक को मिस कर रहा हूँ। तो वो जो बुक पास हुई थी वो हुई थी आपकी 1901 में, वो पब्लिश हुई थी बुक। तो आपसे पूछा जाता है कि जो बुक आपके दादा भाई नौरोजी ने लिखी थी 1901 में, तो उस बुक को कब पब्लिश किया गया था, तो वो कब किया गया था, 1901 में, जिसमें उन्होंने क्या किया था, ड्रेन ऑफ वेल्थ। ठीक है, ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत दिया था। तो वो कब दिया था या कब वो बुक पब्लिश हुई थी, तो वो हुई थी 1901 में। ठीक है, अब इसके आगे हम आगे पढ़ते हैं, तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो अब यहाँ पे 8वां क्वेश्चन है, एज पर सेंसस 2011 जनगणना के अनुसार कौन सा स्टेट की सबसे ज़्यादा डेंसिटी है पॉपुलेशन में, या घनत्व कहाँ का सबसे ज़्यादा है, तो वो सबसे ज़्यादा घनत्व कहाँ का, बिहार का था। बिहार का कितना था, 1106। तो 1106 पर किलोमीटर स्क्वायर, कि 1 किलोमीटर स्क्वायर में 1106 लोग रहते हैं बिहार में। ठीक है, अब आपको इसमें सिर्फ बिहार का है, तो आप इसमें उत्तराखंड का याद रख सकते हैं। तो उत्तराखंड का भी कितना है, 189। ठीक है, 189 लोग रहते हैं 1 किलोमीटर स्क्वायर के अंदर। अगर भारत का आपको याद रखना है तो भारत का कितना होता है, 382, 382 लोग रहते हैं 1 किलोमीटर स्क्वायर के अंदर। तो आपको इससे ये आइडिया लग रहा है कि सेंसस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ सेंसस को एक बार जाकर रिव्यू करें, क्योंकि उससे आपके मैक्सिमम क्वेश्चन देखने के लिए मिलते ही हैं हर एग्ज़ाम में। अब 9वां क्वेश्चन देखते हैं कि भारत का कौन सा पार्ट संविधान का फंडामेंटल ड्यूटीज़ या मौलिक कर्तव्य से संबंधित है, फंडामेंटल ड्यूटी से संबंधित है। तो आपको पता है कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ का जो पार्ट है हमारे पास वो कौन सा है, भाग 4A। ठीक है, तो कौन सा पार्ट है आपके पास, भाग 4A। ठीक है, 4A जो पार्ट है वो फंडामेंटल ड्यूटीज से है। इसमें लिखा गया है कि नागरिकों को कौन कौन से कर्तव्य करने चाहिए या उनको पालन करने चाहिए, कि जो भारत के हित में हो, मतलब। और ये कभी भी न्याय योग्य नहीं होते हैं। आपके कर्तव्य, आप चाहे उसको करें चाहे ना करें, तो कोई भी आपके खिलाफ उसमें केस नहीं कर सकता है न्यायालय में। अब यहाँ पे हम इम्पोर्टेंट भाग देखते हैं। भाग 4 में आपको पता है क्या होता है, DPSP। ठीक है,
TPSP होता है भाग 4 में, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भाग 3 में आपको पता है क्या है, फंडामेंटल राइट या मौलिक अधिकार। भाग 3A कोई नहीं होता है। इसके अलावा अगर हम इम्पोर्टेंट भाग देखते हैं, जैसे इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है, एक तो 9 आप याद रखें हमेशा, ठीक है। 9वां जो भाग है उसमें क्या है आपके पास, पंचायती राज। क्या है, पंचायती राज। अगर हम इसको 9A कर दें तो 9A में आपके पास क्या है, नगर पालिका या म्यूनसिपैलिटी, ठीक है। म्यूनसिपैलिटी आपके पास किस में, 9A में। तो 9A ये याद रखना आपको, ठीक है। अब इसके बाद अगर आप आएंगे 9A के बाद, ठीक है, तो इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है आपके पास है 12। तो 12 क्यों इंपॉर्टेंट है, इसमें आपके पास फाइनेंस कमीशन, ठीक है। तो फाइनेंस कमीशन का आर्टिकल कौन सा है, 280। तो 280 आर्टिकल है फाइनेंस कमीशन का। तो इसको आप बिल्कुल याद रख सकते हैं कि 12वां भाग फाइनेंस कमीशन से है। 12 के बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो 15वां आपको याद रखना है। 15वें में आपका इलेक्शन कमीशन है, चुनाव आयोग। चुनाव आयोग का आर्टिकल आपको पता है 324। 324 लेके 329 तक हमारे चुनाव आयोग के बारे में लिखा हुआ है। इसके बाद अगर हम जाते हैं तो 17वां आपको याद रखना है। 17वां हमारे में क्या है, भाषा, ठीक है। भारत की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होगी, तो ये कौन से आर्टिकल में है, 343 में। 343 में आपका क्या है, भाषा, और ये भाग 17वां है। इसके अलावा अगर हम आते हैं भाग 18। 18 में क्या है आपके पास, ठीक है। 18 में आपके पास है इमरजेंसी या आपातकाल, ठीक है। तो आपातकाल आपका कौन से आर्टिकल में है, 352 से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो आपातकाल आपके पास 352 से 360 तक है। तो ये आपका कौन सा, भाग 18 आपातकाल है, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखते हैं 20वां भाग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 20वें भाग में क्या है आपका, 20वें भाग में है संविधान संशोधन। संविधान संशोधन या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो हम करते हैं वो आपके भाग 20 में है। तो इस तरीके से हमने भाग भी देख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे कि जो यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं, ठीक है, या जो हमारे MP होते हैं, ठीक है, या सांसद होते हैं, वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। तो जो हमारे सांसद होते हैं, तो वो हमारे सांसद होते हैं लोकसभा के लिए क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर हम बोलेंगे जो विधानसभा के जो हमारे MLA बन रहे हैं, जो अभी चुनाव चल रहे हैं, जो MLA का चुनाव हो रहा है, ठीक है, तो वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो वो विधानसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं ये हमारे, तो वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लोकसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद ये आपके पास कि 11वां क्वेश्चन देखते हैं कि कितने मेंबर को एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के नॉमिनेट करता है गवर्नर, ठीक है। तो गवर्नर कितने मेंबर को क्या करता है, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को करता था, तो वो कितना करता है, 1 करता है, ठीक है। और अगर हम पूछेंगे संसद में या लोकसभा में राष्ट्रपति प्रेसिडेंट कितने को नॉमिनेट करता है, तो वहाँ पे कितने को करता है, 2 को करता था। पर आपको पता होगा कि रिसेंट में एक संविधान संशोधन हुआ, 104वां 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया, जिसने इसको एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट करने का अब क्या कर दिया, फिलहाल के लिए स्थगित कर दिया है। SC और ST के आरक्षण को तो क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया गया सीटों को, बट एंग्लो इंडियन की सीटों को क्या कर दिया है, फिलहाल के लिए स्थगित कर दिया है। ख़त्म नहीं हुआ, आर्टिकल ख़त्म नहीं हुआ है, बट उनको बढ़ा दिया गया है। तो आपको पता है कि SC की कितनी सीटें हैं, SC की 84 सीटें हैं और ST की कितनी है, 47 है। इसको भी आप याद रख सकते हैं। और आर्टिकल मैंने इनको आर्टिकल को ज़रूर याद रखें आप, रिजर्वेशन आर्टिकल आपका 330, 31, 32 और 33, इसको ऐसे याद रखें, ठीक है। तो पहले क्या आएगा आपके पास, लोकसभा आएगा, तो लोकसभा में SC ST, फिर लोकसभा में क्या, एंग्लो इंडियन आर्टिकल 331, फिर 32 में क्या आएगा, विधानसभा में SC ST, ठीक है। 333 लोकसभा में क्या आएगा आपके पास, एंग्लो इंडियन, ठीक है। तो इन चारों आर्टिकल को जरूर याद रखें। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे कि विच आर्टिकल इज रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संविधान संशोधन से कौन सा आर्टिकल रिलेटेड है। तो ये आपका आर्टिकल रिलेटेड है कौन सा, 368, 368 आपका क्या है, संविधान संशोधन से रिलेटेड है। भाग कौन सा है, 20, मैंने आपको बता दिया है। संविधान संशोधन हमने किस देश से लिया है, ठीक है। हमने अपने संविधान में कुछ तत्व बाहर के देशों के संविधान से लिए हैं। तो हमने ये लिया कहाँ से, साउथ अफ्रीका से, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका से हमने संविधान संशोधन लिया है। फिर इसके अलावा यहाँ पे देखो 356 में इमरजेंसी है, ठीक है। तो मैं इमरजेंसी के आर्टिकल बता देता हूँ आपको। एक तो 352 है, एक 356 और एक है 360। 3 टाइप की इमरजेंसी होती है। 352 में क्या आपके पास, नेशनल इमरजेंसी,
राष्ट्रीय आपातकाल। 356 में जो हमारे स्टेटों में प्रेसिडेंट रूल लगता है, ठीक है, या जो राज्य में जो आपातकाल लगता है। और 360 हो गया आपके पास वित्तीय आपातकाल। तो वित्तीय आपातकाल हो गया आपके पास ये। तो अभी तक भारत में कितनी बार नेशनल इमरजेंसी लगी है? तो भारत में अभी तक सिर्फ 3 बार क्या लगी है? नेशनल इमरजेंसी लगी है, ठीक है। और इसके अलावा भारत में फाइनेंशियल इमरजेंसी कितनी बार लगी है? तो फाइनेंशियल इमरजेंसी भारत में अभी तक 1 बार भी नहीं लगी है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाता है कि उत्तराखंड में, क्योंकि 1 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है 356 आर्टिकल के अंदर, तो कब लगा था उसकी डेट बार बार पूछी जाती है। उसको आप याद रख सकते हैं 27 मार्च, ठीक है, 2016 को। तो 27 मार्च 2016 को क्या लगा था? हमारे यहाँ नेशनल इमरजेंसी लगी थी। तो इसको आप क्या कर सकते हैं? याद कर सकते हैं। अभी 13वां क्वेश्चन देखते हैं। ये टॉपिक आयोग का बहुत ही फेमस टॉपिक होता है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, ठीक है। तो नेशनल ह्यूमन राइट जो कमीशन है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये आयोग कब बना था? नेशनल ह्यूमन कमीशन ये बना था 1993 में। और अब आपसे डेट भी पूछे जा सकते हैं आने वाले पेपर में। तो वो बना था 12 अक्टूबर 1993 को। इसमें आपको ये भी पूछा जा सकता है कि अभी इसके चेयरमैन कौन है वर्तमान में? तो वो हैं आपके पास कौन? कौन है आपके पास? A.K. मिश्रा जी, अरुण कुमार मिश्रा जी अभी हमारे क्या हैं? वर्तमान NHRC के क्या चेयरमैन है। और आपसे ये पूछा जाएगा पहले चेयरमैन कौन थे? फर्स्ट। तो फर्स्ट चेयरमैन थे आपके रंगनाथ मिश्रा जी, ठीक है। तो रंगनाथ मिश्रा जी फर्स्ट थे। और अभी वर्तमान में कौन है आपके पास? A.K. मिश्रा जी हैं। तो ऐसे कमीशन, तो जैसे वैसे आपके पास एक कमीशन आता है नेशनल वोमेन कमीशन, ठीक है। तो नेशनल वोमेन कमीशन कब बना था? ये बना था 1992 में। और इसमें इनकी वर्तमान चेयरमैन कौन है? वो हैं रेखा शर्मा जी, ठीक है। तो रेखा शर्मा जी आपकी कौन है इस समय? वर्तमान चेयरमैन है। इसको भी आप याद रख सकते हैं। तो ये कमीशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, आयोग उनको बार बार पूछता है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे कि विच इंडियन स्टेट डिक्लेयर कोकोनट पाम एज ए स्टेट ट्री, ठीक है। तो ये 2017 का है, तो इसको आपको ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं। पर उस टाइम पे कौन हुआ करता था? गोवा हुआ करता था। पर अभी तक कोकोनट किस किस स्टेट के हैं, ठीक है। तो गोवा ने 2017 में किया था, ठीक है। तो ये ठीक। चलो आज हम इतने ही क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। और आपको अगर ऐसे ही वीडियो एक्सप्लेनेशन चाहिए तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, ठीक है। और मेरे चैनल को कोशिश करें सब्सक्राइब करने की, और इस वीडियो को शेयर करने की भी बिल्कुल क्या करें? कोशिश करें। मैं आपके लिए जल्दी ही इस पेपर का पूरा इसी माध्यम से लाता रहूँगा, वो भी डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।